स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्लास 11th के लिए मैं ये दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। ये भी भौतिक जगत से ही संबंधित है और आज मैं प्रश्न लेके आया हूँ कि भौतिकी की शाखाएं बताइए। तो भौतिकी को दो भागों में विभाजित किया गया। पहले जो थी वो है चिरसम्मत भौतिकी, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं। 1900 ईस्वी के जो पूर्व की फिजिक्स है उसको हम चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं, और दूसरी है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, जो 1900 के पश्चात की बात है। अब ज़रा हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी शाखाएं आती हैं। चिरसम्मत भौतिकी में पहले आती है यांत्रिकी, जिसे हम कहेंगे मैकेनिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। यांत्रिकी के अंतर्गत गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ख़ास बात यह है कि जो गतिमान वस्तुएं होती हैं वो प्रकाश की चाल से कम चलते हैं। प्रकाश के जो वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, उससे उनकी चाल कैसी होती है, कम होती है। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे, गति के समीकरण हैं, उस गति के नियम हैं, गुरुत्वाकर्षण है, चाल, वेग, दूरी, इन सब के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं और इसको आप 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट इसी में आता है ऊष्मा गति, थर्मोडायनामिक। ऊष्मा गति में आप क्या अध्ययन करते हैं, ऊष्मा एवं ताप की अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। ऊष्मा किस प्रकार से संचरण करती है, क्या विधियाँ होती हैं प्रोपगेशंस की, वो सब इसमें पढ़ते हैं। ऊष्मा इंजन के बारे में पढ़ते हैं। ये भी आप 11वीं क्लास में अध्ययन करेंगे। इसके बाद अन्य शाखा दी है ऑप्टिक्स, जिसे हम प्रकाशिकी बोलते हैं। इसमें आप प्रकाश ऊर्जा और उससे संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं। परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि का आप इसमें अध्ययन करते हैं। इसके बाद शाखा है विद्युत चुंबकत्व, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। प्रकाश की जो है वो आप कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे और ये विद्युत चुंबकत्व जो है ये भी क्लास 12th में अध्ययन किया जाता है। इसमें विद्युत चुंबकत्व के बारे में और उसके जो रेडिएशंस है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स में देखते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन सी बातें आती हैं। सापेक्षिकता का सिद्धांत, इसमें तीव्र चाल से गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी जो वस्तुएं वेलोसिटी ऑफ लाइट के वेग से चलती हैं उनका आप इसमें अध्ययन करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी अगली शाखा है, इसमें सूक्ष्मतम कणों का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश तथा द्रव की द्वितीय प्रकृति, ड्यूल नेचर, उसका भी अध्ययन किया जाता है। परमाणु भौतिकी, इसके बाद आती है परमाणु भौतिकी। इसमें परमाणु संरचना है, परमाणु के गुणों का अध्ययन आप इसमें करेंगे। फिर आती है न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, इसमें परमाणु के नाभिक के बारे में, उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठोस अवस्था भौतिकी, इसमें क्रिस्टलीय पदार्थ हैं, अर्धचालक हैं, इनका अध्ययन करते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें इलेक्ट्रॉनों के गुणों पर आधारित तमाम जो ऑपरेटर्स वगैरह हैं, तमाम युक्तियाँ हैं, उनका आप इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये जो मॉडर्न फिजिक्स है वो मोस्टली आप 12th क्लास में अध्ययन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इन शाखाओं से थोड़ा सा परिचित होने के बाद हम अगला प्रश्न लेके आते हैं। वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं, इसके विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन को फिर एक बार ध्यान से पढ़ लें कि वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं, इसके विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो वैज्ञानिक विधि क्या होती है, तो वैज्ञानिक द्वारा जो अनुसंधान, जो रिसर्च वर्क होते हैं, उनके लिए जो विधि अपनाई जाती है, अपनाई जाने वाली जो विधि है वो क्या कहलाती है, वैज्ञानिक विधि। और कैसे काम करते हैं ये, स्वव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं तर्क संगत विधि को क्या कहेंगे, वैज्ञानिक विधि कहेंगे। एक बार फिर सुन लें कि वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान कार्यों के लिए अपनाई जाने वाली सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं तर्क संगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। अब वैज्ञानिक विधि के चरणों पर हम चर्चा करते हैं। वैज्ञानिक विधि को कितने चरणों में विभाजित किया गया, 5 चरणों में। सबसे पहले आता है क्रमबद्ध प्रेक्षण। तो वैज्ञानिक किसी समस्या को हल करने के लिए प्रयोग करते हैं और उसका प्रेक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर तथ्य एवं आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। तो पहली काम क्या है, वैज्ञानिक क्या करते हैं, क्रमबद्ध प्रेक्षण। तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई समस्या होगी, उस समस्या से संबंधित एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, उस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं और उससे संबंधित तथ्य और आंकड़ों को एकत्रित कर लेते हैं।
अब आती है परिकल्पना का निर्माण। तो जो तथ्य और आंकड़े एकत्रित किए हैं उनके आधार पर कुछ वर्किंग लॉ बनाते हैं, कार्यकारी नियम बनाते हैं, जिसे परिकल्पना कहते हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल पे आपको इसे समझाने की प्रयास करूंगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। परिकल्पना का निर्माण प्राप्त किए गए आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए कुछ कार्यकारी नियम बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं। आप क्या करेंगे, जो परिकल्पना आपने बनाई है उसकी सत्यता का परीक्षण करेंगे कि वो वही जो परिकल्पना आपने बनाई है वो सही है कि नहीं। आप बनाई ही परिकल्पना का परीक्षण करते हैं और उस पर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और भविष्यवाणियाँ भी करते हैं एवं नवीन प्रयोग करके उनकी सत्यता की जांच करते हैं कि आपने जो भविष्यवाणी की हैं, जो निष्कर्ष निकाले हैं, वो अन्य प्रयोगों के लिए भी सत्य हैं या नहीं। इसके बाद आती है बात सिद्धांत की स्थापना। अब आपने जो निष्कर्ष और भविष्यवाणियाँ जो की हैं उनका जो सत्यापन किया है उनको क्या करेंगे, अब एक्सपेरिमेंट पर करके देखेंगे, सत्यापित करके देखेंगे, और अगर आपकी जो परिकल्पना है वो सत्य हो जाती हैं तो हम उसे क्या मान लेते हैं, सिद्धांत मान लेते हैं। अन्यथा उस परिकल्पना को या तो संशोधित करते हैं या फिर पुनः नई परिकल्पना बनाते हैं और उनकी प्रयोगों पर जांच करते हैं। अगर जांच करने के बाद वो सत्यापित हो जाती हैं तो उन्हें हम क्या मान लेते हैं, सिद्धांत मान लेते हैं। ठीक है। अगला जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है नियम का। यदि उपयुक्त सिद्धांत सभी घटनाओं, तथ्यों एवं प्रेक्षणों के लिए अगर सत्य है तब उसे हम क्या मान लेते हैं, नियम मान लेते हैं। नियम जो होते हैं वो सार्वत्रिक होते हैं, सभी परिस्थितियों में लागू होते हैं। अब मैं एक सरल सा उदाहरण आपके सामने लाता हूँ और उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए, मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम थी कि 2x + 3y का होल स्क्वायर। एक सरल सा उदाहरण पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये आपके पास प्रॉब्लम है। अब जैसे ही आप ये प्रॉब्लम देखेंगे, आप मान लीजिए 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या कोई भी क्लास के हैं, इस प्रॉब्लम को देख के आप क्या करेंगे, निश्चित रूप से क्या करेंगे, मैथ की बुक निकालेंगे, गणित की बुक निकालें। ठीक है। पहला काम क्या हुआ, गणित की। बहुत बड़ा बैग था, काफ़ी बुक्स उसमें रखी थी, लेकिन आपने क्या चुना, गणित की किताब। अब गणित की किताब में भी बहुत मटेरियल है, बीजगणित है, त्रिकोणमिति है और ज्योमेट्री है और सांख्यिकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें आप देखेंगे कि इस प्रकार की जो समस्या हैं हो ना हो बीजगणित से संबंधित हैं और A+, अब यहाँ से आपने क्या देख लिया, गणित की बुक ले ली। अब आपने क्या देखा कि 3 फार्मूले देखे उसमें, A+B का होल स्क्वायर, A- B का होल स्क्वायर और A² - B²। 3 फार्मूले आपने 2 चरों वाले देखे और आपने परिकल्पना की कि भाई जो ये ऊपर प्रॉब्लम आपके पास है वो निश्चित रूप से हो ना हो क्या होगा, ये दूसरी वाली प्रॉब्लम से पहले वाला जो फार्मूला जो दिया है उससे ये सॉल्व हो सकती है। ये आपने परिकल्पना कर लिया। आपने क्या परिकल्पना का निर्माण किया, प्रेक्षण तथ्य और आंकड़े क्या एकत्रित हुए, गणित की किताब एकत्रित हो गई और बीजगणित से संबंधित सूत्र, ये आपके मान लीजिए आंकड़े बन गए। अब आंकड़ों के आधार पर आपने क्या विचार बनाया कि भाई हो ना हो जो आप पे समस्या है वो पहले समीकरण से सॉल्व हो जाएगी, और आपने इस समीकरण को यहाँ पे लगाया और वो सॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम आ गई कि 2x - 3y का होल स्क्वायर। जब आपने ये देखा कि भाई इस प्रकार की समस्या है तो आप पाते हैं कि ये पहले वाले फार्मूले से सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अब आपकी परिकल्पना में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा कि भाई अगर माइनस वाली आएगी तो हम किससे करेंगे, दूसरे वाले फार्मूले से करेंगे। अब इनको आप जब इस पर अप्लाई करेंगे और ये सत्य पाए जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, आपके सिद्धांत बन जाते हैं। और हर एक समय, हर परिस्थिति में अगर ये फार्मूला पहला वाला जो प्रॉब्लम है वो पहले वाले फार्मूले से होने लगी, दूसरी ये प्रॉब्लम है ये दूसरे वाले फार्मूले से कई रूपों में हमने करके देखी और सॉल्व होने लगी, तो ये लास्ट में क्या बन जाते हैं, नियम बन जाते हैं। तो एक बार फिर रिवाइज कर लें कि जैसे आपने आंकड़े क्या एकत्रित किए कि भाई गणित की किताब और बीजगणित है ना, बीजगणित के मैटर देखा है। अच्छा, आंकड़े के बाद परिकल्पना क्या की कि जो वही समस्या दी है वो इस पहले वाले फार्मूले से सॉल्व हो जाएगी। ठीक, ये परिकल्पना। अब क्या किया तुमने, जो परिकल्पना की थी उसका परीक्षण करके देखा, इस पर अप्लाई किया तो ये सॉल्व हो गई। तो क्या बन गए, सिद्धांत बन गए। और भी ऐसी प्रॉब्लम आई वो भी अगर सॉल्व होने लगी तो वो क्या बन गए, नियम बन गए। अगर मान लीजिए प्रॉब्लम थोड़ी सी चेंज हो गई
और वो अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो आपने परिकल्पना में भी परिवर्तन कर लिया कि भाई ऐसे फार्मूले अगर आते हैं तो a माइनस बी वाले से सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। आगे मैंने ये फिजिक्स के एग्जाम्पल दे के भी समझाया हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियम तथा सिद्धांत में अंतर लिखिए। नियम क्या होते हैं कि नियम ये बताता है कि प्रकृति किस तरह या किस प्रकार से व्यवहार करती है। नियम कैसे होते हैं? शाश्वत होते हैं तथा अपरिवर्तनीय होते हैं। नियम कभी परिवर्तन नहीं होते, किसी भी भौतिक प्रक्रिया में इनका उल्लंघन नहीं होता। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती, बस इसका रूप बदलता है। जैसे घड़ी में आप चाबी भरते हैं ना चलाने के लिए, तो उसमें जैसे घड़ी में आपने चाबी भरी तो वो जो आप कार्य कर रहे थे वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। वही स्थितिज ऊर्जा आपके घड़ी के जो कांटे होते हैं उन्हें गति प्रदान करने में एक्सपेंड होती है, खर्च होती है। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। इसका भी क्या है? ट्रांसफॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे पदार्थ पर, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये प्रकृति के मूलभूत नियम हैं, इनका कभी उल्लंघन नहीं होता। सिद्धांत की जरा चर्चा करते हैं। यह प्रेक्षणों तथा प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या करने के लिए ज्ञात नियमों की सहायता से बनाए जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इस सिद्धांत में परिवर्तन भी किया जाता है। जरा हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं सिद्धांत किस प्रकार से बदलते हैं, वो देखते हैं। अभी अपने एक उदाहरण पर भी चर्चा की थी तो उसमें भी थोड़े से हमें परिवर्तन करना पड़ा। आप फिजिक्स के नियम के आधार पर देखते हैं। प्रकाश किसी वस्तु या अवरोध की छाया बनाता है। आपने देखा होगा कैसे आप धूप में निकलते हैं तो आपकी शैडो परछाई आपकी बनती है ना, तो वो क्या बताता है कि प्रकाश जो है वो किस में चलता है? सरल रेखा में गति करता है। ये किससे व्याख्या की गई? न्यूटन के कण का सिद्धांत से व्याख्या की गई। परंतु ये देखा कि आपने देखा होगा कि भले ही आपको बल्ब की रोशनी नहीं दिख रही हो, बल्ब नहीं दिख रहा हो, फिर भी थोड़ी सी रोशनी जो है वो दूसरे कमरे में या साइड से आपको दिखाई देती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन नहीं करता है ना। तो इससे क्या हुआ? तो इसकी व्याख्या कैसे की जा सकी? भाई इसकी व्याख्या करने के लिए हाइगन का तरंग सिद्धांत के द्वारा व्याख्या की गई। अब ये निश्चित हुआ कि भाई जो प्रकाश है वो कण के द्वारा नहीं चलता, कणों के द्वारा गमन नहीं करता, वो कैसे करता है? तरंग के द्वारा गमन करता है। आगे फिर बढ़े तो एक आया नियम की भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसकी व्याख्या जो था वो हाइगन का तरंग सिद्धांत नहीं कर पाया। तो इसके लिए प्लांक द्वारा प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया गया। तो आप देख रहे हैं सिद्धांतों का परिवर्तन हो रहा है। तो कहीं कणों के द्वारा प्रकाश की गति दिखाई, कहीं तरंग के द्वारा दिखाई, है ना, तो कहीं क्वांटम सिद्धांत की मदद से व्याख्या की गई। तो ये सब आप देखते हैं कि ये कैसे होते हैं? परिवर्तनीय होते हैं। तो सिद्धांत बदलते रहते हैं जबकि नियम शाश्वत होते हैं। तो आज ही क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।